Hello dear students, welcome back to our channel Urban NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज का हमारे पास चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको इसका आज इसका रिवीजन करवाऊँगी। तो आज रिवीजन में हम लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी फटाफट देख लेंगे। देखो चैप्टर में पूरा अच्छी तरह रीडिंग करके तो आपको बताऊँगी नहीं, बिकॉज रीडिंग करके अगर मैं बताने लगी तो मेरे को पूरा 1 साल लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबे हैं। ठीक है, तो 22-23 पन्ने के चैप्टर्स वी कैन नॉट कवर बाय जस्ट दिस कि भाई आप लोग जो है इस चैप्टर को जो है पढ़े जा रहे हो। आप लोग डिटेल स्टडी करना घर में, विच यू विल रीड लाइन बाय लाइन। बट आपको अभी जो है मैं फटाफट एक ओवरव्यू दूंगी चैप्टर का, अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं अपनी हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज जिसमें अगर मैं लाइन बाय लाइन आपका पढ़ते रही तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर in English and Hindi, both the language, but I will only explain, I will not read it line by line. Okay, so this is clear from my side I think, and now let us start our chapter. So dear student, 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था, जो पेरिस की सिटी थी यहाँ पे एक अलार्म बजा और किंग्स ने जो है ट्रूप्स जो थे, कमांडर ट्रूप्स, इनको जो है सिटी में जाने के लिए कहा। ठीक है, रूमर्स जो थे, यानी कि जो ऐसे नहीं थी अफवाह टाइप की, वो बहुत सारी फैल गई थी कि भाई सून जो है ओपन फायर हो जाएगा सिटीजन्स में। और कुछ 7,000 जो मैन और वुमेन थे वो टाउन हॉल में गैदर हो गए थे और उन्होंने पीपल्स मिलिटिया बनाया था। ठीक है, तो बहुत सारे जो है डिफरेंट ग्रुप्स सब ने गवर्नमेंट बिल्डिंग तोड़ी, वो सारी चीज़ें करी। आपको पता ही होगा कि जब भी जनता को अपना एग्रेशन दिखाना से व्हाट दे डू इज़ दे जस्ट they just start breaking down the government buildings etc. They always harm the government products, they will never break their own house, right? तो उसके बाद फिर ईस्टर्न बहुत सारे जो 700 पीपल्स थे, उन्होंने ईस्टर्न सिटी जो थी वहाँ पे मार्च करा। सब किसी ने फोर्ट्रेस प्रेजेंट हो जा बेस्टाइल, वहाँ पे गए बहुत सारे लोग, है ना। और बहुत सारे प्रिजनर्स भी रिलीज़ करे गए थे, जिनमें से सिर्फ 7 थे। ठीक है, तो अब देखो बेस्टाइल जो था सब उससे हेट करते थे, बिकॉज वो जो है डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, कि ऐसा फ्रेंच में फ्रांस में ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस के लोगों को खुद अपने किंग को ही मारना पड़ा। क्या ऐसा वहाँ हो गया कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन कराने की नौबत आ गई। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह, कहानी के तौर पे मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एंड जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वी विल ऑल्सो राइट देम डाउन इन आवर नोटबुक। ओके, सबसे पहले क्या होता है 1774 में जो लुइस 16 होता है बॉर्बन फैमिली का, यानी कि बॉर्बन फैमिली का जो कि बॉर्बन फैमिली होती है उसकी जो किंग थे, उन्होंने अपनी थ्रोन जो है असेंड करी। पहले के ज़माने में देयर वाज अ मोनार्की, तो द किंग यूज्ड टू गिव देयर थ्रोन टू देयर सन, एज फिर देयर सन यूज्ड टू गिव देयर थ्रोन टू देयर सन, ऐसे करके सन करके चले आता था और फिर वो मोनार्की होती थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने 20 ईयर्स के उस समय वो थे, और उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, इनसे शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर किंग ने जो है, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब कि उनको थ्रोन वगैरह मिल गई थी, तो बाद में उन्होंने नोटिस करा कि जो उनकी रॉयल ट्रेजरी है वो तो एम्प्टी है ना। तो वो एम्प्टी कैसे हुई? रॉयल ट्रेजरी जो सबके पास होती है, एक खजाना, है ना, वो कैसे एम्प्टी हुआ? सो वाई वॉज रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी, इसका आंसर भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख दें, है ना। वाई वॉज रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई फील डियर स्टूडेंट कैन कम इन योर एग्जाम, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, तो क्यों एम्प्टी थी रॉयल ट्रेजरी? बिकॉज बहुत सारा पैसा जो था फ्रांस का, वो जो है को मैं मतलब कहीं ना कहीं वॉर्स में लग गया था। बहुत सारा पैसा जो है एक्स्ट्रा वेकेट, जो आपने देखा होता पैलेस वगैरह में कितनी अच्छी तरह सारा सामान मेंटेन होता है, खाना पीना एकदम अच्छा, वो सारी चीज़ें अच्छी, तो ये सारी अच्छी चीज़ें मेंटेन करने के लिए भी पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर लुइस 16 के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी कहीं ना कहीं हेल्प करा था इंडिपेंडेंस गेन करने में फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन उनका कॉमन एनिमी था।
ठीक है। सो अमेरिका वॉज ऑल्सो हैविंग द कॉमन एनिमी, ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉज हैविंग। तो दोनों ने क्या करा, फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस में उसके लिए अपने जो है वॉर के मतलब जो आर्मी वगैरह ये सारे लोग थे इनको भेज दिए थे, ठीक है। और 30 अमेरिकन कॉलोनी भी फ्री करवाई थी। जो वॉर थी इसने बहुत ज़्यादा लीव डेप्थ जो था वो ऑलरेडी लगा दिया था, जबकि उनके पास 2 मिलियन लीव डेप्थ ऑलरेडी था उसमें, ठीक है। अब पहले की जो फ्रांस की करेंसीज थी 1794 से पहले की जो करेंसी थी उसको हम लोग लीव्र कहते थे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई थी तो फ्रांस की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चुकता करने के लिए, डेप्थ चुकता करने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने रेगुलर एक्सपेंसेस ये सारी चीज़ों को मीट करने के लिए उनको टैक्स बढ़ाने पड़े। वाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन लिख दो, वाई फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग द क्वेश्चन जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके हिस्ट्री में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि भाई उनको रेगुलर एक्सपेंसेस मीट करने थे, साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं आर्मी मेंटेन करनी थी, रेगुलर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इन सब में पैसा लगाना था, ठीक है। टीचर्स को पैसा देना होता है, सारी चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट, तो इसके लिए उनको टैक्स इंक्रीज करने पड़े, ठीक है। तो उसके बाद फिर डिस्टेंस जो फ्रेंच की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और फिर 3rd एस्टेट के लोग ही जो होते थे सिर्फ और सिर्फ ये जो टैक्स वगैरह था ये भरते थे, ठीक है। सो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। व्हाट वर द 3 पार्ट? द 3 पार्ट्स वर क्लर्जी, नोबैलिटी और 3rd एस्टेट। देखो जैसे क्लर्जी वाले में तो आते थे बड़े प्रीस्ट वगैरह, साधु संत वगैरह, ये सारे लोग आते थे क्लर्जी के स्टेट, ठीक है। दूसरी होती थी नोबैलिटी में आते थे राजा महाराजा लोग, जो उनसे छोटे मंत्री वगैरह हो गए, ये सारे आते थे। और 3rd एस्टेट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक तो थी मिडिल कास्ट और एक आपका ऐसे डिवाइडेड थी। तो देखो जैसे इसमें बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, लॉयर्स होते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, लैंडलेस लेबर्स भी होते थे, फार्मर्स भी होते थे, ये सारे लोग जो है आपके 3rd एस्टेट में होते थे, ठीक है। और सिर्फ 3rd एस्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। तो सोसाइटी वॉज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक इन मिडिल एजेस, और ओल्ड रिजीम शब्द जो था वो यूज़ किया जाता था फ्रांस की सोसाइटी में बिफोर 1789, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो एक क्वेश्चन और फॉर्म हो रहा है मेरे दिमाग में, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं है, आप जितने फॉर्म कर सकते हैं हिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन आप उतने फॉर्म करिए, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन माई माइंड इज व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम व्हाट वाज, तो मत लिखो, लेकिन व्हाट डिड फ्रांस सोसाइटी फॉलो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, फ्रांस सोसाइटी फॉलो, है ना। तो आप लोग लिख दो फ्रांस सोसाइटी वॉज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर, या फिर टेल इन डिटेल हु आर द पीपल इन दीज डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो। आप लोग खाली लिख दो डिफाइन फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, डिफाइन फ्यूडल सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, हम लोग जो पीजेंट थे वो 90% थे किसकी, फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन के, और सिर्फ स्मॉल जो लैंड था वो खुद ओन करते थे, बाकी सारे लैंड जो है किसके द्वारा ओन किए जाते थे, 60% लैंड ओन किए जाते थे नोबल्स और क्लर्जी की जो कास्ट थी इनके द्वारा, चर्च वगैरह के द्वारा, जबकि 90% पॉपुलेशन फ्रांस की क्या है, पीजेंट है, लेकिन लैंड कौन ओन करता था, नोबल्स वगैरह, ठीक है टीचर। अब देखो जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे इनके पास थोड़े प्रिविलेज पहले से थे। कौन कौन से थे ये प्रिविलेज थे कि भाई हम लोग कभी भी जो है क्या नहीं भरेंगे, हम लोग कभी भी टैक्स नहीं पे करेंगे। ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज था जो इनको हमेशा मिलता था कि भाई हम कभी भी टैक्स नहीं पे करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। हमारे पूर्वजों ने आज तक टैक्स पे नहीं करा, हम क्यों टैक्स पे करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लर्जी और नोबेलिटी में होती, ठीक है।
तो सारा जो बाहर उतर रहा टैक्स पे करने का ये किसके ऊपर आ जाता था, ये पीजेंट्स के ऊपर आ जाता था। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस दो टाइप के टैक्स आपके ये यहाँ पे फ्रांस में फॉलो होते थे। कौन कौन से टैक्स थे वो, एक तो था आपका चर्च का टैक्स, जो कि चर्च खुद लिमिट करता था फार्मर्स के लिए, जिसका नाम था टाइट्स। ठीक है, टाइट्स नाम था इसका। इसमें क्या होता था, 10% जो भी फार्मर कमाएगा अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचकर, उसका 10% जो है किसके पास जाएगा, चर्च के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट को जाता था वो था आपका टेल। ये भी आपका टैक्स था जो कि वो स्टेट को देते थे। सो इन टोटल देयर वर 2 types of taxes which were tithes and tail. I hope that this is clear. ठीक है, और ये जो था एवरीडे लाइफ में भी टैक्स लगे थे, जैसे टबैको हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सब में भी टैक्स जो है ऑलरेडी लगे थे। और ये सारा सिस्टम, ये सारी चीज़ किसको बियर अप करनी पड़ती थी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी थर्ड एस्टेट ही बियर करती थी। तो अब आप एक और क्वेश्चन लिख दो डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, रेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस डिड द थर्ड एस्टेट हैव टू पे, एक्सप्लेन। ठीक है, हाउ मेनी types of taxes did third estate have to pay, why। ठीक है, अब देखो डियर नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, इसके दूसरे बल्ले में जो क्या ये स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखो डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो 1715 में 23 मिलियन थी, और 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई। 4 मिलियन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो ऑब्वियसली बात है कि फूड ग्रेन की जो मतलब वो होगी आपकी नीड, वो भी बढ़ेगी, डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन विल इंक्रीज। तो इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी, और जो ब्रेड था जो कि स्टेपल डाइट थी मोस्ट ऑफ द पीपल की फ्रांस में, इसका जो था प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो जो वर्कर जो थे, ज़्यादातर वर्कर जो थे एम्प्लॉय किए जाते थे एज अ लेबर्स इन द वर्कशॉप, और जो ओनर्स थे उनके वेजेस जो थे फिक्स थे। तो वेजेस जो है बढ़ते प्राइस, क्योंकि ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो वेजेस नहीं बढ़े, वेजेस उतने ही रहे। तो इससे क्या हुआ डिस्टेंट, रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई डिड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एक्सटेंडेड, या फिर वाइडेड। ठीक है, सो वाई डिड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन आपका, जब ये वाइडन हो गया गैप रिच और पुअर का, तो जब भी चलो ये तो था ही मामला कि भाई ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया था, तो मतलब वेजेस उतने ही रहे, वेजेस नहीं बढ़े, तो वेज क्या हुआ, रिच और पुअर के भी वो था बहुत सारा आपका गैप, वो जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब ड्रॉट हो गई या हेल हो गया या सूखा पड़ गया या फिर आपका जो है कहीं ना कहीं ओले पाले से सारी चीज़ें हो गई, तो और भी ज़्यादा जो हार्वेस्ट होती थी ख़राब हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, और भी ज़्यादा ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो जाते थे, और जो नॉर्मल लोग होते थे वो खरीद ही नहीं पाते थे। तो इससे जो है कौन सी सिचुएशन होती थी, इससे सिचुएशन होती थी सब्सिस्टेंट क्राइसिस की। सब्सिस्टेंट क्राइसिस की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो है आप लोग जो है अपने बेसिक लाइवलीहुड जो है एंडेंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि आप लोग उनको नहीं खा पाते। ठीक है, तो डिस्टर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, नेट या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे डेट हाउ डिड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड इन फ्रांस एंड वाई, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। ये क्वेश्चन आप लोग लिख दो। ठीक है, एक्सप्लेन द causes of subsistence ठीक है, subsistence crisis in France। मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपका जो 9th से पेपर होता है वो जो है आपकी क्लास के जो टीचर्स होते हैं वो भी अगर बनाते हैं, अगर आपके स्कूल के टीचर्स भी बनाते हैं, तो फिर वो आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देंगे बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर बोर्ड इन 10th स्टैंडर्ड, है ना। तो इसलिए वो आपको हमेशा 20 से क्वेश्चन देंगे। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेक आउटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द इन बिटवीन।
ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर डियर स्टूडेंट। तो ये तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को हो गया होगा क्लियर यहाँ तक, स्ट्रगल टू सर्वाइव तक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर मूविंग अप टू ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, इस वाले में हम लोग जाते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो पीजेंट फार्मर्स वगैरह ये होते थे, ये जो है रिवॉल्ट्स में जो है पार्टिसिपेट जो है नहीं कर पाते। ठीक है, रिवॉल्ट्स और ये जो पीजेंट फार्मर्स वर्कर होते थे हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स। इन्होंने इंक्रीजिंग टैक्स, फूड सिक्योरिटी, इनके बेसिस में जो है बहुत सारे रिवॉल्ट जो है लड़े। ठीक है, तो लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो किस चीज़ में लैक होते हैं, वो इस चीज़ में लैक होते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जो है उनको फुल स्केल मेजर्स के साथ जो है कैरी आउट करने पड़ते हैं। तो फिर जो है ताकि कोई सोशल इकोनॉमिक जो है चेंज हो, तो इसके लिए वो ये सारी चीज़ें की जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ देते थे, ये थर्ड स्टेट में ही एक और चीज़ होती थी जो कि थी मिडिल क्लास, उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी छोड़ देते थे। क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोग जो थे डी स्टूडेंट, वो पढ़े लिखे लोग थे, कोई लॉयर था, कोई मर्चेंट था, कोई कोर्ट ऑफिसर था, तो इसलिए इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थोपी जाती थी कोई सोशल या इकोनॉमिक बड़ा चेंज करना है उसके लिए। ठीक है, 18th सेंचुरी जो थी कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल ग्रुप जिनका नाम है मिडिल क्लास, जो कि अपनी वेल्थ कैसे अर्न करते थे, बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मिडिल मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, और ये सारी चीज़ें करके जो है कहीं ना कहीं इनका लाइवलीहुड चलता था। ठीक है, in addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyers भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते थे। ये सारे जो थे एडुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी के पास जो है प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बर्थ के उसमें ही। ठीक है, उनकी बात, जबकि जो पीपल की मेरिट है उसके बेसिस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज जो थे फिलोसोफर द्वारा भी पुट अप किए गए थे, जैसे जॉन लॉक हो गया, जीन जैक और रॉशी हो गया, और आपके मॉन्टेस्क्यू हो गए थे ना, मैनी फिलोसफर्स। ठीक है, तो इन सबने अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें लिखा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो, हु वर द मिडिल क्लास एंड हाउ डिड दे अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। हु वर द मिडिल क्लास, हु वर द मिडिल क्लास, how did they earn their livelihood, how did they learn their livelihood। आई होप दिस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ में पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर थे। कौन कौन से थे वो फिलोसोफर? वो फिलोसोफर्स थे आपके जॉन लॉक हो गया, जीन जैक रॉशी हो गया और मोंटेस्क्यू। ये सारे लोग भी जो थे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे किस चीज़ को, कि भाई बर्थ के जब कोई इंसान पैदा होता है उसको पैदा होने के बाद ही जन्म से ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि भाई आप लोग टैक्स पे करोगे ही नहीं, है ना, जैसे क्लर्जी और नोबेलिटी के पास था, है ना, नोबेलिटी वाले जो सेकेंड एस्टेट थी। ठीक है, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो कि जॉन लॉक ने लिखी थी, इसमें उसने बताया कि द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और जो एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क वो उसके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि मोनार्क हर चीज़ कर सकता है। ऐसा होता था पुराने ज़माने में स्टूडेंट, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो जो मोनार्की वगैरह वाली गवर्नमेंट थी वो कुछ भी कर सकती थी, जो भी उसका मन करे, अगर उसको एक इंसान को मारने है वो मार सकती थी, है ना। तो वो लोग, वो जॉन जो लॉक था इसने बोला कि भाई आप मोनार्क जो है उसके पास सारे राइट्स नहीं होने चाहिए, है ना। और जो नेक्स्ट है आपका रोशो ने डिस्ट्रो आपका एक आइडिया जो है गवर्नमेंट का ये जो है फॉलो करा था कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पीपल और उसके गवर्नमेंट के बीच वो होना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट लोगों की बात सुन ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होना। ठीक है, अभी रोशो के बारे में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। रोशो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में एक और चीज़ लिखी थी कि क्या कहते हैं, सबके पास एक वोट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसने लिखी थी, और सबके पास एक वोट होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू ने तो जो है क्या प्रपोज किया था, डिवीजन ऑफ पावर। कौन कौन सी पावर का डिवीजन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और आपका क्या हुआ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ एक और पावर जो कि है जुडिशरी। ठीक है, अब देखो इन सबका इसने ये कहा था कि डिवीजन होना चाहिए। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, जब वो 13 कॉलोनीज जो थी इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ अपने पढ़ी। और ये जो आइडियाज़ होते थे फिलोसफर्स के, कहाँ डिस्कस किए जाते थे, है ना, ये डिस्कस किए जाते थे कॉफ़ी हाउसेज हो गए, सैलॉन्स हो गए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाती थी। ठीक है, बुक्स न्यूज़पेपर जो था लोगों के बीच बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते थे, जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते उनके लिए समझाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो डिस्टर अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं उतने हम लोग आज के सेशन में फॉर्म करेंगे, ताकि हमें जो है कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखेंगे। वो क्वेश्चन है डिस्टर कि हु आर द फिलोसफर्स, अच्छा आप लोग लिखोगे नेम द फिलोसफर हु प्रपोज डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हमारा चल रहा है कि नेम फिलोसफर्स एंड एक्सप्लेन देयर आइडियाज़। ठीक है, एक्सप्लेन देयर आइडियाज़। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स का, तो आपको जो है इनके सारे आइडिया जो है बताने। ठीक है, अब देखो डिस्टर नेक्स्ट जो है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आउटब्रेक रिवॉल्यूशन। अब देखो डिस्टर सबसे पहले लुईस 16 ने जो है बहुत सारे टैक्सेस जो है इंक्रीज करे सेवरल रीजन की वजह से। एक ही रीज़न नहीं था, बहुत सारे रीजन थे क्यों लुईस 16 को टैक्सेस इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लुईस 16 जो था मेन इंसान था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखो डिस्टर क्योंकि जो है टैक्स कहीं ना कहीं जो है इम्पोज किए थे, और जो है ज़्यादा टैक्स वो इम्पोज नहीं कर सकता, मोनार्क अकेले ही डिसाइड नहीं कर सकता हर चीज़। तो उनको जो थी एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जो कि थी एस्टेट जनरल, है ना, सारी पावर मोनार्क के पास नहीं थी, उनको एक मीटिंग भी बुलानी पड़ती थी, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेट जनरल, अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है नया, है ना। तो ये एस्टेट जनरल की ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करती थी, तीनों एस्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, और उसके फिर जो है डिसाइड होती थी चीज़ें, है ना। तो लास्ट टाइम जब ये मीटिंग की थी वो था 1614। अब 5 मई 1789 में लुईस 16 ने ये एस्टेट जनरल बुलाई, ताकि वो जो है न्यू टैक्स यानी कि इंक्रीज कर सके। ठीक है, फिर से तो नेक्स्ट जो है जो रिप्रेजेंटेंट हॉल था वर्साइल का, वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थी 300 मेंबर्स आए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से, और वो जो है कहाँ पे बैठे थे, रोज में बैठे थे, जो कि एक दूसरे को फेस कर रही थी। ठीक है, 600 मेंबर जो है थर्ड एस्टेट से आए थे, और वो पीछे बैठे थे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, थर्ड एस्टेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट हो रहे थे प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा। जैसे जो फर्स्ट एस्टेट वाले लोग हैं, जो मतलब आपके ऐसे लोग थे जैसे मिडिल मैन हो गए, जो लॉयर्स वगैरह हैं, ये जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग थे थर्ड एस्टेट में, इनके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती थी थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो पीस एंड आर्टिसन और जो वुमेन्स थे ये लोग अलाउ नहीं थे। ठीक है, और ये कितने 40,000 लेटर्स भी अपने साथ लाए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ डिस्टर एस्टेट जनरल में जो है हमेशा वोटिंग कैसे होती थी, हमेशा वोटिंग एस्टेट जनरल में होती थी कि हर एक एस्टेट के पास 1 वोट है। ऐसे में क्या होता, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थी मेजॉरिटी में आ जाती और थर्ड एस्टेट हार जाती, तो हमेशा क्या होता, डिसीजन जो है हमेशा इनके बेसिस में ही लिया जाता। लेकिन अब थर्ड एस्टेट ने क्या कहा, थर्ड एस्टेट ने कहा कि आपको ऐसा नियम करना चाहिए कि हर एक इंसान जो कि यहाँ पे मौजूद है सबके पास एक वोट हो। तो ऐसे में कौन जीत सकता था, ऐसे में थर्ड एस्टेट जीत सकती थी, कि थर्ड एस्टेट के ज़्यादा मेंबर थे, उनके 600 मेंबर्स थे। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग डियर स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग। तो इनमें एक क्वेश्चन बन रहा है डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एस्टेट जनरल एंड explain what was estate journal and explain the voting system of estate journal which was followed from many years. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग हो गया व्हाट इज एस्टेट जर्नल, व्हाट इज एस्टेट जर्नल, एक्सप्लेन लिख दोगे। ठीक है, इट्स वोटिंग सिस्टम
और स्टेट जनरल में एक्सप्लेन जो करना है ना आपको व्हाट इज स्टेट जनरल, तो इसमें आप सब हर चीज़ बताओगे स्टेट जनरल में कौन लोग अलाउड थे कौन लोग नहीं थे, हर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखी है, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी रोशो की बुक, इसमें इसने ये वाला आइडिया भी प्रपोज करा था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो है थर्ड स्टेट के, वो जो है अपने को आउटस्पोकन मैन समझते थे पूरे फ्रांस नेशन की। क्यों? क्योंकि भाई 90% पॉपुलेशन किससे भरी थी? पीजेंट से भरी थी, जिसमें से कुछ परसेंट जो है ये होंगे लॉयर्स वगैरह, ये साइड लोग होंगे, है ना, और जो है बाकी का नोबल्स वगैरह क्लर्जी थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो पूरा अधिकतर फ्रांस था वो पूरा जो है इनसे ही भरा था, थर्ड स्टेट के लोगों से। तो इसलिए ये लोग अपने को फ्रांस नेशन का जो है आउटस्पोकन समझते थे, ठीक है, मतलब स्पोक्समैन समझते थे अपने आप को, ठीक है। तो 20 जून को जब उनका ये जो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी गई थी, ये जो प्रपोजल था न्यू वोटिंग सिस्टम का, तो वो लोग जो है बहुत गुस्से से असेंबली के बाहर आए और जो है 20 जून को उन्होंने जो है वो इंडोर टेनिस ग्राउंड में जो है इकट्ठा हुए और वहाँ पे अपने को नेशनल असेंबली उन्होंने अपने को बोल दिया था, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट करा ताकि वो जो है मोनार्की पावर को लिमिट कर सके, ठीक है। और ये सारे लोग जो है सपोर्ट किससे किए? सपोर्टेड बाय मिराबियो और एबेसियस, ठीक है। तो मिराबियो भी जो थे एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुए थे, इनको भी टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है और उन्होंने जो है इनको सपोर्ट करा। और एबेसियस ने जो है पैम्फलेट भी लिखा, किसके में क्या था पैम्फलेट का नाम? व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टी-स्टेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेशनल असेंबली कहीं ना कहीं बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, ठीक है। तब जो है फ्रांस ने जो है एक बड़ा टर्मोइल भी फेस किया था। क्या था वो टर्मोइल? आइए देखते हैं हम लोग व्हाट वाज दिस टर्मोइल। तो देखो टी-स्टेट, सीवियर विंटर्स आए थे। सीवियर विंटर यानी कि बहुत विंटर आ गया था, विंटर का टाइम आ गया था। तो उस समय क्या हुआ? बहुत बैड हार्वेस्ट हुई, यानी कि आपकी क्रॉप्स वगैरह बेकार हो गई, ये सारी चीज़ें बेकार हो गई। तो इससे क्या हुआ? प्राइस का ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत बढ़ गया। तो बेकर्स अक्सर क्या करते थे? इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते थे और अपनी सप्लाई छुपा देते थे और बहुत ज़्यादा ब्रेड का हाई प्राइस कर देते थे। तो बहुत सारे लॉन्ग क्यूज़ में जब लोग लगे रहते थे तो बहुत सारी वुमेन्स को गुस्सा आ गया और वो सीधे शॉप्स के अंदर ही घुस गई, ठीक है। तो ऐसे टाइम में किंग ने जो है क्या ऑर्डर करा? ट्रूप्स को पेरिस में मूव करने के लिए। तो 14 जुलाई को ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब जो है कंट्री साइड रूमर जो है स्प्रेड हो गए थे विलेज टू विलेज कि भाई लॉर्ड्स ऑफ मैनोर जो कि है वो जो है कहीं ना कहीं जो राइप क्रॉप्स है वो जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, ये सारी चीज़ें फैल रही थी टी-स्टेट, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता और ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय, ठीक है। तो जो लुईस 16 था वो फाइनली जो था उसने जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को जो है स्वीकार कर लिया था और उसने 4 अगस्त 1789 में असेंबली जो है फ्यूडल सिस्टम बैन करा दिया था, ठीक है। और जो मेंबर थे क्लर्जी के उनको जो है कहीं ना कहीं उनके जो प्रिविलेज थे क्लर्जी और नोमेलिटी के वो शायद उनके तोड़ दिए थे और जो टाइट्स था वो भी एबॉलिश कर दिया था और चर्च के जो लैंड थे वो भी कॉन्फिस्केटेड कर दिए गए थे। अब देखो डिस्टेंट गवर्नमेंट के पास करीब 2 बिलियन लीवर का जो था अभी भी जो है वर्थ आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो देखो डिस्टेंट नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया था 1791 तक और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पावर किसकी लिमिट करना? मोनार्की पावर लिमिट करना। पावर जो थी इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड ऑन वन हैंड ओनली अब जो है सेपरेट हो गई थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे लेजिस्लेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी। तो अब एक ही बंदे के हाथ में पावर नहीं थी, लुईस 16 के हाथ में ही पावर नहीं थी अब, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहा, ठीक है। तो आप लोग लिखो एक्सप्लेन हाउ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो इसमें आप हर चीज़ लिखोगे, कब लुईस 16 ने एक्सेप्ट करा और फिर क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, कब हुआ और फिर इससे पावर कैसे सेपरेट हुई, सारी चीज़ लिखोगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट डी स्टूडेंट हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में, इसने जो है बहुत सारे लॉज बनाए थे, ठीक है, वोटिंग लाइन्स को लेकर भी। तो उस समय डिजिटल वोटिंग कैसे होती थी, दो टाइप के सिटीजन थे, कौन कौन से, एक्टिव और पैसिव सिटीजन, ठीक है। अब देखो जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो जो है वोट करने के लिए दिए जाता था, और पैसिव सिटीजन्स को वोट नहीं करने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में वही लोग आते थे जो कि 25 से एबव थे, और जो है अपनी 3 दिन की जो उनको वेज मिलती थी, पगार मिलती होगी, उसके बराबर वो टैक्स देते हैं, ठीक है। तो तभी वो जो है एक्टिव सिटीजन्स कहलाए जाते थे, ठीक है। जैसे सपोज आपकी उम्र 25 से एबव है, आपको एक दिन में 10 रुपीज़ मिलते हैं, तो 3 दिन में आपको कितने मिलेंगे, 30 रुपीज़, यानी कि आप 30 रुपीज़ टैक्स ही पे करोगे, ठीक है, 3 दिन की वेज के हिसाब से, तभी आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट, अगर आपको एज ए इलेक्टर या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर आपको बनना था, तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट में आना था टैक्स पेयर के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि ये सिस्टम फॉलो होता था, है ना। देखो ये होता था, ठीक है, लेजिस्लेट सबसे पहले एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को, द इलेक्टर्स वोट टू इलेक्ट नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को, और नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी, और जो है कहीं ना कहीं एक्टिव सिटीजन जज को भी वोट करके बनाते थे, ठीक है। पैसिव सिटीजन वर नॉट अलाउड टू वोट, और पैसिव सिटीजन कौन थे, वुमेन्स और चिल्ड्रन या फिर यूथ जो कि 25 के नीचे थे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ नॉर्मल में बहुत सारे राइट हुए, जैसे राइट टू मैन, राइट टू लाइफ, ये सारी चीज़ें, वही सारे राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी थे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। तो देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल सिम्बल्स, ब्रोकन चेन्स मैंने बताया था पहले भी तरीका, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम का है ना, चेन्स वर यूज टू फ्रेटर सेव्स, तो दे वर द सिंबल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देन बंडल ऑफ रोड ऑफ फेसेस, आपको पता है एक रोड तो आराम से टूट सकती है, लेकिन बंडल ऑफ रोड नहीं टूट सकता, यानी कि ये यूनिटी का साइन है, ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। देन आई विद एन ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, तो देखो आई तो स्टैंड करती है नॉलेज के लिए, और रेज ऑफ जो लाइट है ये जो है इग्नोरेंस के क्लाउड को हटाती है। सेपरेटेड, तो ये जो सेप्टेरे जो है ये आपका रॉयल पावर का सिंबल था। देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म रिंग, आपको पता है रिंग के पास कोई भी हैंड या कोई भी रिंग नहीं होती, तो ये सिंबल है इटर्निटी का। रेड प्रिजन कैप, इसमें जो है फ्रीडम का ही सिंबल है ये भी। ब्लू वाइट एंड रेड ये नेशनल कलर्स है फ्रांस के। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपका विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। और लास्ट है द लॉ टैबलेट, ये है कि द ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। आई होप दैट ये क्लियर हो गया, क्योंकि देखो दोनों बराबर है यहाँ पे जो फॉर्म में है ना। नेक्स्ट है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, ठीक है। फ्रांस मोनार्की को एबॉलिश करती है और क्या बन जाती है, रिपब्लिक बन जाती है, ठीक है। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर वुमेन रिवॉल्यूशन एंड देन स्लेवरी, और फिर सम मोर रिवॉल्यूशन डे टू डे लाइफ, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सबसे पहले देखो डिस्टेंट, फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो ऐसी ही चलती गई, ठीक है। लुईस 16 ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, बट वो फिर क्या हुआ, सीक्रेट निगोशिएशन के मतलब कहीं ना कहीं वो उससे खुश तो था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार करने के बाद, क्योंकि उसका कोई राइट नहीं बन रहा था। तो वो जो है सीक्रेट निगोशिएशन किसके साथ आ गया, कि कौन, प्रूशिया और जो और भी ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया वगैरह, इन सब के साथ आया हो, क्योंकि ये सब भी बेचारे बड़ी टेंशन में थे कि भाई फ्रांस में इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है समर 1789 से, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी भी कुछ ना कुछ चाल थी, और लुईस 16 बेचारा इनके साथ ही जुड़ गया था, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, नेशनल असेंबली को ये बात जब पता चली तो उन्होंने अप्रैल 1792 में जो है डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स ने जो है ज्वाइन करी आर्मी, ये सारी चीज़ें हुई। तो उस समय एक गाना गाया जाता था जो कि था मर्सेलिस, है ना। मर्सेलिस जो था कंपोज बाय रॉबर्ट डे एल इसले, ठीक है, इनके द्वारा कंपोज किया गया था। और पहली बार ये गया था वॉलंटियर जो कि मर्सेलिस में थे उनके द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये अभी नेशनल एंथम है फ्रांस का, ठीक है। तो अभी आप इससे एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि भाई एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लुईस 16 विद लुईस 16
आफ्टर कमिंग विद negotiation सीक्रेट negotiation with किंग ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिख दो, क्वेश्चन लिख दो बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन लिखोगे तो क्या होगा, आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज़ कर पाओगे, और अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज़ कर पाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, एसआरई करो, है ना, और बिन बिटवीन क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इन बिटवीन क्वेश्चंस नहीं करोगे तो क्या होगा, आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इन बिटवीन भी आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फिर क्या हुआ डिस्टिंग, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी वॉर जो है कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्टी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज, ये सारी चीज़ें लाती थी, और बहुत सारे लोग भी फाइट करते थे। तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिलीज़ वुमेंस जो थी देखती थी कहीं ना कहीं, और फिर बाद में वुमेंस ने भी अपने राइट मांगे, और 1791 में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब जो थे वो राइज करेंगे। इसमें सबसे पॉपुलर था जैकोबियंस वाला। तो सेंट जैकोब जो थे फॉर्मर इसके थे, और यहाँ पे वुमेन्स भी काफ़ी एक्टिव थी उस टाइम। तो इसके बारे में हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे डिड वुमेन ऑल्सो हैव रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जैकोबियंस क्लब के जो बहुत मेन जो हेड थे, लीडर थे, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो ये बड़े खतरनाक इंसान थे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो थे जैकोबियंस क्लब के, इन्होंने जो है अपना लार्ज स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे सिमिलर टू दोज हु वर वेयर्ड बाय डॉक वर्कर्स, और फिर जो है आराम से ये अपने को जो है कहीं ना कहीं अलग दिखाने जाते थे फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, ठीक है। तो स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर नोबल, जो कि ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है। तो इसलिए नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इसलिए इनको हम लोग सैंड कैलियोन्स भी कहते थे, क्लोथ्स, है ना, वॉट एवर यू से, है ना। तो अब देखो विदाउट नी ब्रीचेस इसका मतलब होता था, ठीक है। लेकिन वुमेन्स अभी भी अलाउड नहीं थी ये सारी चीज़ें करने के लिए। और फिर समर जो था 1792 का, जैकोबियंस ने जो है कहीं ना कहीं पर्शियन के साथ जो है बहुत सारी पर्शियन के साथ जो है इनसिक्योरेशन, जो इन सर्कुलेशन जो थी, इनकी ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो अगस्त 10 में जो है कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमला कर दिया था, कहाँ पे, पैलेस ऑफ तुरेलीज में, और जो किंग के गार्ड्स वगैरह थे ये सारे भी वहाँ पे गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बाद में इलेक्शंस की जो चीज़ें थी, मैंडेटरी चीज़ें थी, वो 21 ईयर्स से हो गई। पहले तो 25 से थी, लेकिन अब 21 से हो गई थी, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी कन्वेंशन, और सितंबर 21 1792 में जो है क्या हो गया था, मोनार्की एबोलिश हो गई थी, और फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गई थी, ठीक है। लुइस 16वीं जो है मार दिया गया था, कब, सर 21 जनवरी 1793 में, ठीक है, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजर, ठीक है। और उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उन्होंने भी सेम चीज़ करी थी, ठीक है। अब देखो रेन ऑफ टेरर, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम था, ये रेन ऑफ टेरर कराया जाता था, बिकॉज इस टाइम पे जो है लोग बहुत डरे थे, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ऐसी ऐसी पनिशमेंट डी रखता था जिससे आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाएगा। इसमें क्या होता था, ये गुलेटाइन एक मशीन थी वो रखता था, जिसमें दो पोल्स होते थे, अब एक साइड फेस करते थे, बीच में एक ब्लेड होती थी, और रस्सियाँ होती थी, रस्सियों से खींचते थे तो ब्लेड नीचे आती थी। तो उसमें जो है इंसान को बिहेडेड किया जाता था, यानी कि उसका गला काट दिया जाता था। इतनी खतरनाक पनिशमेंट होती थी, ठीक है। तो जो है कहीं ना कहीं रॉबेस्पियर किन किन लोगों को मारता था, जो कि उसके एनिमीज होते थे, है ना, एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी मेंबर्स हो गए, और भी पॉलिटिकल मेंबर्स हो गए जो उनकी पार्टी के साथ एग्री ना करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हो, हु आर द पीपल टू हु, अच्छा आप लिख सकते हो कि टू हुम पीपल, या फिर आप लोग लिख दो ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिख दो कि हु आर द पीपल गिवन हु आर द पीपल हु गॉट पनिशमेंट फ्रॉम रॉबेस्पियर, हु गेट पनिशमेंट फ्रॉम रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं ना। बेसिकली आपको आंसर करना है कि कौन कौन दो लोग थे, ठीक है। नेम पीपल who got punishment from
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो डिशन इस तरह आप लोग क्वेश्चन अगर बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन 20 से निकाल रही हूँ जितने भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिशन नेक्स्ट जो है ग्लूटाइन डिवाइस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। कंसिस्टिंग टू ब्लोड ब्रेड थी बीच में और इससे इंसान डिहाइड्रेट किया जाता था, ठीक है। डॉक्टर ग्लूटाइन ने इसको इन्वेंट करा था, इसलिए उसका नाम ऐसा ही पड़ा है, ठीक है। अब देखो रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे लॉज भी बनाए, कोई कोई अच्छे लॉज भी थे, कोई गंदे लॉज भी थे, है ना। और जो सारे सिटीजन थे उनको प्लेन ब्रेड ही खाना था, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि वही कोई ज़्यादा अच्छा है तो वाइट ब्रेड खा रहा है, कोई ब्राउन ब्रेड खा रहा है, सबको एक ब्राउन ब्रेड ही मिलता था, इक्वलिटी ब्रेड, जो कि होल व्हीट से बना होता था। साथ ही साथ सर और मैडम को हटा के सिटोयन और सिटोयन ये सारी चीज़ें हो गई थी, यानी कि सिटीजन आ गए थे। चर्चेज जो थे बंद कर दिए गए थे और जो है बैरिकेड्स या ऑफिसेज बना दिए थे वहाँ के, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी रिएक्शन आप लोग को। और जो है बाद में जो है क्योंकि इतनी गंदी गंदी पॉलिसीज़ थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, तो कहीं ना कहीं उसको भी मार दिया गया था जुलाई 1794 में, सेम गुलिटाइन से, ठीक है। अब हम आ जाए हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, क्योंकि उस समय फ्रांस को कोई रूल करने वाला था नहीं, तो डायरेक्टरी आई, है ना। डायरेक्टरी ने जो है फ्रांस को रूल करा, कैसे, क्योंकि जो जैकोबियन क्लब था वो कहीं ना कहीं गिर गया था, है ना। द फॉल ऑफ जैकोबियन क्लब government allowed the wealthier middle class to seize power. The new constitution was introduced, which decided to vote to non-proprietariat propertied sections of society. It provided for two elected legislative council. These appointed a directory and executive made up of 5 members. This meant the safeguard against the concentration of power of one man executive under Jacobian. और फिर ये सारी चीज़ें डायरेक्टरी ने जो है रूल करा, ये सारी चीज़ें हुई रजिस्ट्रेंट। और फिर जो है कहीं ना कहीं जो राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी वहाँ आए, ठीक है। तो इन्होंने एडवांटेज ले लिया था इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th में भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग पढ़ोगे, चिंता मत करो। वुमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन का टाइम था तो मैन तो ज़्यादातर क्या करते थे, आर्मी में लड़ने के लिए जाया करते थे, तो घर में होती थी वुमेन्स, तो वुमेन्स से भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करा, है ना। भले ही अपनी थोड़ी बहुत दुकान चलाई, ब्रेड बेचा या ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो 60% जो था वुमेन्स क्लब, जो 60 वुमेन्स क्लब जो थे वो धीरे धीरे आए फ्रांस की डिफरेंट सिटीज़ में। और जो सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन था, ये सबसे फेमस क्लब था उसमें, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सारे इमर्ज होते हैं, वुमेन्स की बहुत सारी डिमांड थी और बहुत सारे जो थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आई। तो वुमेन्स की क्या क्या डिमांड थी, वुमेन्स की डिमांड थी कि उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए मैन के जैसे, उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए और उनको इलेक्ट करना चाहिए असेंबली में, और उनको पॉलिटिकल ऑफिसर्स में भी पोजीशन मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि उनका जो इंटरेस्ट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा न्यू गवर्नमेंट में, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई, स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गर्ल्स के लिए, मैरिज जो थी नो लॉन्गर फोर्सफुल थी, और डिवोर्स जो था लीगल बना दिया था फ्रॉम द बोथ साइड। पहले से हमेशा जो है ओनली द मैन हैज़ द राइट टू गिव डिवोर्स, बट नाउ वुमेन्स आर ऑल्सो हैविंग, ठीक है। फिर वुमेन्स जो थी उनको ट्रेन किया जाता था जॉब्स के लिए, और मैरिज जो थी कॉन्ट्रैक्ट में बता दी गई थी। तो ये सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ दी। तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट वर द वुमेन डिमांड्स एंड व्हाट पॉलिसीज डिड गवर्नमेंट ब्रिंग, ठीक है। व्हाट वर द वुमेन्स डिमांड्स एंड व्हाट पॉलिसीज डिड गवर्नमेंट ब्रॉड, ठीक है, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, सो वी विल अप्लाई द पास्ट। ओके, सो साथ में थोड़ा ग्रामर भी देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट बस इतना ही आपका वुमेन्स वाले में, ठीक है। और फिर एक चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हुई थी, तो रेन ऑफ टेरर में बहुत सारे और भी चीज़ें उन्होंने मांगी थी गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था गवर्नमेंट, क्योंकि वुमेन्स भी राइट मांगने लग गए, तो बहुत सारे वुमेन्स को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था और बहुत सारे को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था।
फिर ये सारी चीज़ें हुई, बहुत देर तक उन्होंने मूवमेंट्स वगैरह करे, तो लास्ट में जो है वुमेंस को जो है राइट टू वोट मिल गया था 1946 में। ठीक है, अब हम आते हैं एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में। तो देखो इसमें जो है बहुत सारे मतलब फ्रेंच सोसाइटी में लेट जो है बहुत सारी स्लेवरी मतलब ये होती थी, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्लेव्स को भेजा जाता था, बहुत सारी जगहों से भेजा जाता था, जैसे सैन डोमिंगो हो गया है ना, कैरिबियन होता है। ठीक है, तो बहुत सारी कॉलोनीज थी जहाँ से स्लेव्स को भेजा जाता था दूसरी जगह काम कराने के लिए, तो ये स्लेव ट्रेड होती थी और इसके बदले में स्लेव्स को बहुत कम पैसा दिया जाता था, तो इसलिए इसको हम लोग स्लेव ट्रेड कहते हैं, है ना। और जो है कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थी ये होती थी, इसमें जो है कहीं ना कहीं क्या करा जाता था, बहुत सारे स्लेव्स को जो है पैक करके अच्छी तरह, है ना, दे वर पैक्ड, है ना, और इनको जो है दूसरी जगह भेजा जाता था और वहाँ पे काम कराया जाता था। ठीक है, और बहुत ही कम वेजेस इनको दिए जाते थे। ठीक है, बाद में जो है कन्वेंशन ने इसको जो है जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इन्होंने जो है 1794 में जो है सारे स्लेव्स को इससे फ्री कर दिया था, बट जब नेपोलियन बोनापार्ट है तो इन्होंने फिर से वो कर दिया स्टार्ट, और फिर बाद में 1848 में इसको फाइनली बैन किया गया। तो आप लोग लिख दोगे एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, एक्सप्लेन ट्रायंगुलर slave trade and slavery in France and slavery in France। ठीक है, तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको हर जगह से बना कर दे दिए हैं। अब नेक्स्ट एडिशन आपका रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे सेंसरशिप का एबॉलिशन हुआ 1789 में, जो अखबार वाले थे वो हर चीज़ लिख सकते थे, अगेंस्ट भी लिख सकते थे गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें हुई। न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स सारे जो है कहीं ना कहीं अच्छी तरह आने लग गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर आपकी हुई, क्या जैसे काफ़ी फिलोसफर्स जो थे वो सारे आए, उन्होंने भी बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे, है ना। सिटीजन राइट जो थे मैन और वुमेन के वो वापस आ गए थे। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई थी आपकी। ठीक है, तो व्हाट वर द रिवॉल्यूशंस हैपन इन एवरीडे लाइफ। तो जो कि रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, तो ये आप लोग लिख दो कि आफ्टर रिवॉल्यूशन व्हाट हैपन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका आता है, और नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता है 1804 में आए थे, उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बता दिया था, उन्होंने अपने आप को एज ए मॉडर्नाइजर देखा फ्रांस का। ठीक है, तो ये सही चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छी भी की थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ भी थी जो उन्होंने गंदी भी की थी। ठीक है, साथ ही साथ 1815 में वाटर लू में जो है हार गए थे। ठीक है, तो बाकी जो उनके डेमोक्रेटिक और बहुत सारे आइडियाज़ थे, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ये सारे थे डेमोक्रेटिक और लिबर्टी के आइडियाज़, ये जो है बहुत सारी जगह स्प्रेड भी हुए, और फ्यूडल सिस्टम वगैरह सारे बैन हुआ था, एबॉलिश हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ने भी जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड किया था आइडिया जो कि रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से आए थे। ये तो आप इसमें लिख दो नॉर्मल व्हाट वर आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोग यहाँ ऐसा क्वेश्चन लिख दो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, ये लिख दो। ठीक है, रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो टीचर इस तरह हमने जो है क्वेश्चंस आपको बताए। आई हैव टोल्ड यू 15 क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, सो इस तरह हमारा चैप्टर होता है एंड। 48 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस चैप्टर में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, कहानी की तरह देखें तो इसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।